Good afternoon. Welcome to Bajirao Reddy Institute करंट अफेयर क्लासेस, वीकली क्लासेस। आज हम करंट अफेयर में इश्यूज़ में 2 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर तक 2022 तक के जो है न्यूज़ को देखेंगे। ठीक है। इस न्यूज़ के देखने के क्रम में हम अपने जो टॉपिक्स हैं, जो न्यूज़ के टॉपिक हैं, उन्हें सोशल पॉलिटिकल न्यूज़, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट इशूज़, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल रिलेशंस, इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के में बांट के देखेंगे। ठीक है। जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ, इस बार भी बता रहा हूँ, न्यूज़ या करंट अफेयर आप लोगों के लिए वो इनरिचमेंट मटेरियल है जो आपके मार्क्स को, आपके नंबर को एग्ज़ाम में बढ़ा देता है, आपके तैयारी को इनरीच कर देता है, मजबूत बनाता है। ठीक है। करंट अफेयर की क्लास के लिए जो भी चीज़ होती है कि आपको आपका सिलेबस पता हो, उस सिलेबस के आधार पे जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो, बहुत सारी चीज़ें लगेंगी सिलेबस की, लेकिन जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो, या वो चीज़ें, कई चीज़ें इम्पॉर्टेंट रहती है लेकिन रनिंग आर्डर में रहती है, तो रनिंग आर्डर वाली चीज़ों पे हम थोड़ा सा, चूँकि डे बाय डे होता रहता है, तो जब वो कुछ ऐसी चीज़ हो जाए कि हाँ ये ठीक है, अब ये जैसे कोर्ट के जजमेंट ही, अभी कोई केस चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, चाहे डिमोनेटाइजेशन को लेके चल रहा हो, या आपके चल रहा है NGAC का मामला हो, चाहे इलेक्शन कमीशन का मामला हो, ये सारे मामले अभी रनिंग आर्डर में हैं। इसमें रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ होता रहता है, तो जब वो कुछ कॉन्क्रीट फॉर्म में आ जाए, या कुछ ऐसी चीज़ें जजमेंट में या टिप्पणी में ऐसी चीज़ें आ जाए जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, अगर तब तक न हो तब तक हम उसको छोड़ते रहते हैं, बल्कि हम उन न्यूज़ों पर ध्यान देते हैं जो कॉन्क्रीट हो चुकी हों, छोटी हों, बड़ी हों, लेकिन हमारे लिए एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इस वीक में हम देखें तो ढेर सारी न्यूज़ चर्चा में रही, जिसको मैंने कैटेगराइज किया, जैसे कि आपको पता है, तो वो करीब 17-18 न्यूज़ जो मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट हैं, आपको पढ़ना चाहिए, उसको मैंने देखा। अगर इसमें देखा जाए तो पहला था जो सोशल पॉलिटिकल इश्यूज़ में करके जो है, वो है मतदान को लेकर शहरी उदासीनता बरकरार, निर्वाचन आयोग। पहली न्यूज़ है ये। निर्वाचन आयोग ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में एक प्रेस रिलीज़ जारी करके ये बताया कि शहरी उदासीनता कैसे मतदान को दुष्प्रभावी, या ये मतदान प्रक्रिया के लिए, मतदान आचरण के लिए एक शुभ संकेत नहीं है, और इसको दूर करने के लिए वो कुछ कार्य भी कर रहा है और लोगों से अपील भी कर रहा है। ठीक है। तो मतदान आचरण में कि कैसे मतदाता मतदान में व्यवहार करता है, उस क्रम में ये जो बात करेगा, ये दिखाता है कि शहरी क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में मतदान के प्रतिशत से कम रहता है, काफ़ी कम रहता है, 7-8-10%, कहीं तो 15%। तो इतना जो अंतर है, इसी को चुनाव आयोग ने शहरी उदासीनता का बात कहा है। ठीक है। तो जब आगे डिटेल में देखेंगे तो हम इसको देखेंगे। एक और न्यूज़ है कि उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालयों में प्रतिवर्ष लाखों रिट, यानी देखा जाए तो प्रतिवर्ष जो है 25 हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट मिला के लगभग 7.5 लाख रिट याचिकाएं दायर की जाती हैं। तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि रिट याचिकाएं होती क्या हैं, क्यों दायर की जा रही हैं, इसके क्या मायने हैं, इसके क्या परिणाम हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों देखेंगे। ठीक है। उसके बाद अगला न्यूज़ है जो चर्चा में रहा, ये प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए भूमि आवंटन होने में आने वाली समस्या। ग्रामीण क्षेत्र में एक प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना प्रमुख आवास योजना है। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो भारत में जो पीछे कमी रह जाती है आवास आदि कारणों से, उसको दूर करने के लिए सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये योजना में महिलाओं को महत्व दिया गया है। महिला ही उस घर की मालकी, मतलब महिला के नाम पे घर रहता है। ये
समाज के गरीब तबके के लोगों को उसमें निर्धारित करता है, जिसमें सामाजिक आर्थिक जनगणना के आधार पर डेटा लेता है। ठीक है, इसमें भूमिहीन लोगों के लिए भी व्यवस्था की गई है। हालांकि देखा गया है कि इस योजना में कई राज्यों में जो भूमिहीन हैं उनको भूमि खरीदने के लिए व्यवस्था की जाती है, पैसे वैसे आदि दिए जाते हैं, लेकिन राज्य सरकारों द्वारा उस तरह से व्यवस्था भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है। ऐसे में ये चिंता का विषय बताया गया है इस मंत्रालय द्वारा, जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, और ये कहा गया है कि इस पैसे को दूसरे राज्यों में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो देखेंगे कि इसके क्या वो चीज़ है। एक न्यूज़ और है, स्वयं सहायता समूहों द्वारा बैंकों को ऋण अदायगी 97.78% है। ये बातें जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कि राज्य मंत्री ने, अभी चूंकि सदन चल रहा है तो उसमें सदस्यगण विभिन्न प्रश्न पूछते हैं। क्वेश्चन के द्वारा जो है, जैसे कि आपको पता है कि भारत में संसदीय लोकतंत्र है। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, उसी से बनी होती है और उसके प्रति उत्तरदायी होती है। विधायिका अपने उत्तरदायित्व को, कार्यपालिका के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए प्रश्नों के माध्यम से भी, कई और भी माध्यम है, बजट आदि और विभिन्न प्रस्ताव, लेकिन प्रश्न पूछना भी जो है विधायिका का कार्यपालिका पे नियंत्रण या उत्तरदायित्व साबित करने का एक यंत्र है। इसमें संसद सदस्य विभिन्न तरह के प्रश्न पूछते हैं। उन्हीं प्रश्नों के जवाब में ये बात कही गई है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो जितने भी ऋण लेते हैं उसका 97.71% वो ऋण अदायगी हो रही है। यानी ये बहुत बेहतर ढंग से ऋण अदायगी करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप कौन है? वैसे तो किसी भी 10, 15, 20 के ग्रुप में लोग मिलके, कमज़ोर लोग, जो गरीब लोग हैं जिनके पास संसाधन कम है, वो जुड़ के कोई काम करते हैं, फिर बाद में बैंकिंग सिस्टम से जुड़ के करते हैं। लेकिन भारत में जो चर्चित है ये महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में चर्चित है। जैसा आपको पता होना चाहिए, महिलाएं एक वीकर सेक्शन है, उसमें से गरीब महिलाएं, अशिक्षित महिलाएं, है ना, गांव की महिलाएं, वो और कमज़ोर होती जाती हैं। लेकिन जब वो लोग ग्रुप में होके कोई काम करने लगती हैं अपने हुनर का, तो उनकी जो ऋण अदायगी क्षमता है, ऋण अदायगी का जो प्रतिशत है, वो बड़े अच्छे से अच्छे ऋण चुकाने वालों से भी बेहतर स्थिति में है। ठीक है, तो ये स्वयं सहायता समूहों का जो है, इसमें कुछ सकारात्मक पहलू भी है, आगे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, इसी तरह से डेवलपमेंट इकोनॉमिक इशू में दिखा था अभी अडानी सी पोर्ट, केरल में जो है डीप वाटर सी पोर्ट बन रहा है, उसका विरोध किया जा रहा है। हम देखेंगे कि उसमें क्यों विरोध किया जा रहा है, वो हमें क्यों ज़रूरी है, उसका क्या महत्व है। ठीक है, कि डीप वाटर सी पोर्ट क्या होता है, क्यों डेवलप किया जा रहा है, उसकी क्या क्यों विरोध किया जा रहा है और क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला फिर है कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। वर्ल्ड बैंक, जैसा कि आपको पता होगा कि वर्ल्ड बैंक समय समय पे विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं को लेके विकास अनुमान या समृद्धि दर के अनुमान, ग्रोथ रेट पर्सपेक्टिव जारी करता रहता है। शुरू में अभी अक्टूबर में जो लेटेस्ट पीछे जारी किया था, वर्ल्ड बैंक ने भारत के लिए 6.5% का ग्रोथ रेट निर्धारित किया था। लेकिन अभी हाल में जो सरकार ने अपना जो सरकारी जो सर्वेक्षण आया था, उसमें जो द्वितीय तिमाही के लिए आंकड़े आए हैं वो दिखा रहे हैं कि 6.3% का ग्रोथ रेट। ठीक है, तो इस चीज़ों को देख के और भारत की अन्य स्थितियों को देख के विश्व बैंक ने अपने जो अक्टूबर के आंकड़े, जिसको 6.5% कर दिया था, उसमें सुधार करके 6.9% कर दिया है। ठीक है, तो इसे भी देखेंगे उसका क्या मतलब है, क्यों ऐसा कह रहा है, उसके आगे क्या हमारे लिए क्या सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से आरबीआई जो है द्विमासिक आधार पर मौद्रिक नीति देती है, पॉलिसी लाती है, उसमें वक्तव्य देती है। हाल ही में उसने जो है रेपो रेट में चेंज किया है और भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कुछ आंकड़े दिए हैं, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, फिर इसी तरह से एक प्रश्न के और जवाब में जो है वित्त मंत्रालय ने, वाणिज्य मंत्रालय ने 2014 से 2021 के बीच में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मतलब जो भी विदेशी संसाधन, पूंजी आदि दीर्घकालिक आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेशित होते हैं, उन्हें हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। तो वो बताता है कि उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। इस समय
करीब लगभग 90 अरब डॉलर 88 पॉइंट समथिंग के अरब हो गई है। और 22 लास्ट तक जो है ये, चूंकि आंकड़ा 21-22 तक की प्रश्न पूछा है जिसके एक्चुअल आंकड़े पता है, 22-23 के आंकड़े में ये उम्मीद की जा रही है कि ये जो है 100 अरब डॉलर के क्रॉस कर जाएगा। उसके लिए सरकार ने विभिन्न सारे प्रयास किए हैं, उनको हम देखेंगे, उनके महत्व को देखेंगे। ठीक है, फिर एक NFSA TDPS नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से संबंधित आंकड़े प्रकाशित, मतलब उसके लिए जो है सरकार एक इंडेक्स या सूचकांक जारी किया है, उससे संबंधी आंकड़े प्रश्न पूछे गए हैं। तो उसमें क्या क्या है, क्यों है, क्या महत्व है, इसको हम समझने की बात करेंगे। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और TDPS का क्या महत्व है, इसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसी तरह से इशू रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी, हिजबुल मुजाहिदीन भारत में कश्मीर में जो है ये प्रमुख उग्रवादी संगठन था। उग्रवादी क्या, आतंकवादी संगठन था। ये ISI और पाकिस्तान द्वारा प्रेरित था। ये एक समय बहुत खतरनाक उग्रवादी संगठन था जिसमें हजारों लोग थे। आज ये जब लिखा गया कि वो अपनी अंतिम सांस ले रहा है, उसमें सिर्फ 5 लोग हैं बचे हैं और वो भी भागे भागे फिर रहे हैं। क्यों ऐसा हुआ, क्या परिणाम होगा, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर उसी तरह अगला न्यूज़ है उसी में इश्यू रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी में कि गूगल और फेसबुक पे भी होंगे साइट पर हुई धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार। एक न्यूज़ है, जैसे अभी हम कोई गूगल और फेसबुक सर्च करते हैं, कोई न्यूज़ आप जाइए किसी वेबसाइट पे जाइए, शॉपिंग या आदि पे आपने कोई चीज़ सर्च किया तो गूगल और फेसबुक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जब आप गूगल और फेसबुक खोलेंगे तो उस तरह के ऐड आपके उस पेज पे दिखाई देने लगता है। ठीक है, इससे आपकी सहूलियत होती है, इससे रेवेन्यू भी वो लोग जनरेट करते हैं और आपको सहूलियत होती है कि आपने जो सर्च किया उसके आधार पे वो चीज़ें आपके सामने उपस्थित होने लगती है, दिखाने लगती है। आपके पास विकल्प होता है, जाके उसको ऑप्शन होता है, आप उसको जाके डिसेबल कर सकते हैं, फिर वो नहीं दिखाई देगा, लेकिन वो रहता है, कई बार सहूलियत करता है। लेकिन ये चीज़ें धोखाधड़ी का भी शिकार हो रहा है लोग इसके जरिए। इसमें देखेंगे क्या मामला रहा है और उसके लेकर क्या प्रावधान है और साइबर सुरक्षा की भारत में क्या स्थिति है, क्या होना चाहिए। ठीक है, इंटरनेशनल इश्यूज़ में देखा जाए, जैसे कि आपको पता होगा कि 1 दिसंबर से भारत ने G20 की फॉर्मल जो है अध्यक्षता स्वीकार कर ली है। ये भारत के लिए गौरव की बात है। और उसका पहला शेरपा मीटिंग, शेरपा पर्वतारोहियों के लिए खासतौर से नेपाल में, वो जो एवरेस्ट आदि पर जाते हैं तो वो लोकल लोग होते हैं जो पर्वत पे चढ़ने आने के बहुत आदी रहते हैं और यात्रियों को लिए वो ट्रेनिंग या रास्ता दिखाने का काम करते हैं। ठीक है, तो विभिन्न आयोजनों में कुछ एक जो है व्यक्ति सरकार द्वारा नामित हो जाते हैं शेरपा, जिनका काम रहता है कि उस आयोजन से जुड़े चीज़ों को उसमें अगुवाई करें। ठीक है, तो उन्हीं का जो है शेरपाओं की मीटिंग जो है, पहली शेरपा मीटिंग जो है उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर में, झीलों के शहर के नाम से प्रसिद्ध हुई है, जिसमें 43 शेरपाओं ने भाग लिया है। G20 सम्मेलन जिसमें 19 देश हैं, एक यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, बाकी 9 देशों को जो है अतिथि के तौर पे बुलाया गया है। तो 20 और 9 29 और 14 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के शेरपा हैं, इसलिए टोटल 43 शेरपाओं की मीटिंग थी, जिसकी अध्यक्षता भारत के तरफ से G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने की है, नीति आयोग के सदस्य हैं। तो वो देखेंगे कि क्या महत्व है G20 का, क्या है, कैसे है। फिर अभी अगला न्यूज़ था कि रूस पर नए प्रतिबंधों के बावजूद ओपेक प्लस पेट्रोलियम, तो रूस पे आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो जान लीजिएगा। EU, अमेरिका आदि देशों ने, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों ने मिलकर रूस पे यूक्रेन वार के संबंध में एक प्राइस कैप लगा दिया है $60 का, कि इससे ऊपर तेल आप नहीं खरीद सकते, इससे नीचे तेल चाहे जितना खरीद सकते हैं। ठीक है, रूस ने भी धमकी दी है कि अगर प्राइस कैप जो देश को स्वीकार करेगा उसको उस पर सहमत होगा, उसको हम सप्लाई देना बंद कर देंगे, तो ये समस्या आएगी। इसमें ओपेक प्लस देशों ने कहा कि प्राइस कैप के बावजूद भी हम पेट्रोलियम का उत्पादन जारी रखेंगे। उस न्यूज़ को समझेंगे। फिर एक न्यूज़ है हिंद महासागर में चीन की बढ़ती पैंतरेबाजी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके इंटरनेशनल रिलेशंस में। इंडिया और
पड़ोसी देशों इंडिया एंड नेबर कंट्रीज़ का संबंध है, उसमें चीन हमारा बहुत महत्वपूर्ण पड़ोसी है। देखा जाए तो दुनिया में जो सबसे ज़्यादा चर्चित क्षेत्र है इस समय इंडो पैसिफिक, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, इन दोनों में ये चीन और भारत दो महत्वपूर्ण प्लेयर हैं। और भी प्लेयर हैं लेकिन ये दो महत्वपूर्ण प्लेयर हैं। और हिंद महासागर जो है चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और भारत की तो उसमें केंद्रीय भूमिका है। ऐसे में दोनों देशों के बीच जो है काफ़ी ना टकराहट हो रही है। टकराहट खुल के नहीं आ रही है लेकिन कहीं न कहीं वो चुनौतियां पेश कर रही हैं भारत के संदर्भ में। चीन को भी चुनौतियां फील हो रही है। जैसे हमने अपना दूसरा जो है एयरक्राफ्ट कैरियर अपना लाया तो चीन निश्चित रूप से चीन उसको अपने सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में ले रहा है, क्योंकि हिंद महासागर से उसके सारे ऊर्जा संसाधन और जो निर्यात रूट है उसमें, और भारत चूँकि हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति है, ठीक है, और अमेरिका के पास नंबर 2 की महाशक्ति है, नौसैनिक महाशक्ति है। तो वो फिर देखेंगे कि क्या पूरा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी इशू में देखेंगे कि अधिकतर विकसित देश वैश्विक तापमान वृद्धि, पेरिस में हमारा जो समझौता हुआ था उसमें यह था कि हमको 2030 तक 1.5% जो है जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल है उससे 1.5% से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। लेकिन अभी एक पेरिस इक्विटी चेक नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो विकसित देशों और विकासशील देशों द्वारा एनडीसी में किए गए प्रयासों को देखती है। उसने बताया कि अभी हाल फिलहाल तक 2022 तक तापमान प्री इंडस्ट्री लेवल से 1.1% तक हो गया है। और जिस तरह से विकसित देशों का रवैया है ये नहीं लग रहा है कि 2030 तक जो है उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। फिर हम उसको समझेंगे। इसी तरह से एनसीआर राज्यों और पंजाब में धान की पराली की समस्या बहुत समय से रहती रही है। सरकारों ने बहुत सारा प्रयास किया है, उसमें कुछ सख्त प्रयास है, कुछ सकारात्मक सुधार है, कुछ जो है उसमें लोगों को प्रलोभन देने वाला है, कुछ टेक्नोलॉजी है। इन सारे प्रयासों का मिलाजुला असर देखेंगे और देखेंगे कि कहीं न कहीं जो है पराली जलाने की समस्या में कुछ कमी आई है और दिल्ली एनसीआर में वायु की गुणवत्ता में कुछ सुधार देखा गया है, ठीक है। इसी तरह से स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन हेतु अभी एक परमाणु ऊर्जा विभाग के जो चूँकि मंत्री हैं वहाँ उनके जो है प्राइम मिनिस्टर होते हैं केंद्रीय, उसके जो राज्य मंत्री हैं श्री जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने अपना एक लिखित जवाब में दिया है कि भारत स्वच्छ ऊर्जा को उत्पादन के लिए जो है परमाणु ऊर्जा के जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उन पर बढ़ाने का, उन पर बल देने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जैसे पता है कि ये गैर जीवाश्मी ईंधन होता है, स्वच्छ ऊर्जा प्रणाली होती है, परमाणु ऊर्जा द्वारा उत्पादित ऊर्जा स्वच्छ होती है। हालांकि उसके अपने पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारे पहलू हैं, वो अलग से इस पर देखेंगे जब हम देखेंगे। तो एक और चर्चा था B-21 रेडर। ये एक फाइटर प्लेन है, स्टेल्थ फाइटर प्लेन है और लोग कह रहे हैं कि ये दुनिया का एकमात्र 6th जनरेशन फाइटर प्लेन है। अमेरिका ने बहुत समय तक इसे गुप्त रखा था, अभी हाल ही में इसको अनवील किया है और बताया है, वहाँ के लोगों ने बताया है कि चीन के बढ़ते समस्या को देखते हुए कि जापान और ताइवान के प्रति उसके, खासतौर से ताइवान के प्रति उसके रुख को देखते हुए इसकी बहुत ज़रूरत है। यह दुनिया का पहला 6th जनरेशन फाइटर प्लेन है, तो थोड़ा सा उसको भी देखेंगे। उसके बाद जब ये डिटेल में हम लोग देख लेंगे तो हम कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और एक दो मेंस के क्वेश्चंस कैसे आते हैं या उनको कैसे लिखना चाहिए उसे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब जैसा कि आपको कहा है कि सोशल पॉलिटिकल इश्यूज़ में पहला न्यूज़ देखते हैं कि मतदान को लेकर शहरी उदासीनता बरकरार है। अगर समझें इस न्यूज़ को, अब थोड़ा सा डिटेल में समझें कि क्यों मुद्दा बनाइए, ठीक है। अभी हाल ही में 2 राज्यों में चुनाव हुआ था, दिल्ली मतलब जो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा कराया गया था। जो दिल्ली का MCD का चुनाव है ये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, स्टेट का अपना राज्य निर्वाचन आयोग होता है जो म्यूनिसिपल और पंचायत स्तर का चुनाव कराता है, वो राज्य निर्वाचन आयोग होता है। बाकी जो चुनाव कराए जाते हैं, चाहे राष्ट्रपति का हो, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे उपराष्ट्रपति का हो, चाहे विधान परिषद का हो, ये सब चुनाव भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं। वो एक संवैधानिक संस्था है, वो
एक संघीय संस्था के रूप में भी भूमिका निभाती है, क्योंकि वो राज्यों का और केंद्र दोनों की निभाती है। तो अभी 2 राज्यों में भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनाव संपन्न करवाया, विधानसभा का, गुजरात का और हिमाचल प्रदेश का। जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ और उसी समय जो है गुजरात में चुनाव हुआ, तो पहले चरण का, उसके बाद चुनाव आयोग ने एक प्रेस रिलीज जारी किया अर्बन अपैथिटी या शहरी उदासीनता को लेके। उसमें उन्होंने बताया कि मतदान में शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रक्रिया में शहरी क्षेत्रों में लोगों की भागीदारी कम है। आपको पता होना चाहिए कि भारत एक संसदीय लोकतंत्र है, एक लोकतंत्र है, संसदीय प्रणाली है। यहाँ पे संसद का चुनाव, हम संसद सदस्यों का चुनाव करते हैं या विधानसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं, उन्हीं से कार्यपालिका बनती है जो हम पे शासन करते हैं या हमारे लिए नीतियाँ बनाते हैं, उसको लागू करवाने का काम करते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो चुनाव जो होता है वो लोकतंत्र का उत्सव है और लोकतंत्र की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर चुनाव में लोग जितना ज़्यादा भागीदार होंगे, चुनाव का रिजल्ट उतना ज़्यादा क्वालिटेटिव होगा। क्वालिटेटिव का मतलब किसी भी पार्टी, किसी भी व्यक्ति का हो, लेकिन उसमें उतने ज़्यादा लोगों के मत का महत्व होगा कि उतने ज़्यादा लोगों ने अपने मत को दिया। ठीक है, अगर इधर पिछले कुछ सालों में, कुछ दशकों, 1-2 दशकों में देखा गया है कि धीरे धीरे चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है। इसमें निश्चित रूप से मीडिया, सोशल मीडिया का तो योगदान है ही है, लेकिन निर्वाचन आयोग की भूमिका को कम महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता है। हालांकि उसको ज़्यादा ही महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि निर्वाचन आयोग, इसकी तारीफ भारत के वर्तमान मुख्य न्यायमूर्ति जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी कह रखा है कि निर्वाचन आयोग को धन्यवाद देना चाहिए कि इसने एक मतदाता के लिए भी पोलिंग बूथ का आयोजन कराया था। यानी कि निर्वाचन आयोग, एक मतदाता निर्वाचन आयोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, लोकतंत्र के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन ये जब लोगों की भागीदारी बढ़ी तो कई सारे सकारात्मक परिणाम देखे जाने लगे, जैसे कि गठबंधन सरकारों का दौर धीरे धीरे खत्म हो गया। अब ये जो मैंडेट आ रही है, चाहे किसी भी पार्टी को आ रही है, लगभग स्पष्ट आ रही है। लगभग मतलब एक आध स्टेट में कोई समस्या हो सकती है, अमूमन जो है क्लियर कट मेजॉरिटी आ रही है। यानी कि जोड़ तोड़ के लिए उतना रास्ता उपलब्ध नहीं हो सकता। हालांकि जोड़ तोड़ की अभी भी शिकायत, जैसे महाराष्ट्र का मामला, जनता ने वहां पे चुनाव पूर्व एक गठबंधन को एक स्पष्ट बहुमत दिया था। बाद में चुनाव के बाद आपस में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन क्या बनेगा, इसको लेके वो गठबंधन टूट गया। इसके लिए जोड़ तोड़ की समस्या उत्पन्न हुई। अदरवाइज जनता ने गठबंधन को, चुनाव पूर्व एक गठबंधन को स्पष्ट बहुमत दिया था। ठीक है, तो जब पहले मतदान कम था तो अक्सर फ्रैक्चर मैंडेट आता था, त्रिशंकु लोकसभा आती थी और उसमें हॉर्स ट्रेडिंग, मतलब खरीद फरोख्त, राज्यपाल की भूमिका, आदि राज्यों में राज्यपाल की भूमिका, ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती थी। लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती थी। लेकिन जब जनता क्लियर कट मैंडेट देने लगी तो एक तो जोड़ तोड़ और इस तरह की समस्या से जो ना बार्गेनिंग पॉलिटिक्स है वो, उससे राहत मिली। दूसरे क्या है कि जो भी सरकार आई, अब वो ये नहीं कह सकती थी ना कि नहीं हमें तो बहुमत नहीं मिला, हमें जनता ने पूर्ण बहुमत नहीं दिया या पर्याप्त बहुमत नहीं दिया, हम मजबूर थे, नहीं तो हम बहुत कुछ कर लेते। अब उनकी दायित्व भी अगले चुनाव में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई और मीडिया के सामने, विभिन्न चीज़ों के लोगों के सामने, चूँकि अब सोशल मीडिया भी तेज़ी से हो रही है, प्रश्न उत्पन्न कर रही है, ऐसे में उन सरकारों पर दायित्व भी आए। उनको, अगर उनको सत्ता पूर्ण मिली है, बहुमत की मिली है, तो उनके ऊपर दायित्व भी है कि अब वो बहाना नहीं मार सकते कि नहीं सहयोगी दल ने ऐसा कर दिया या हमारे पास बहुमत नहीं था, हम मजबूर थे, आदि। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो सकारात्मक परिवर्तन है। यहाँ जो मामला है, जो
शहरी उदासीनता का मामला है। निर्वाचन आयोग ने देखा कि जो शहरी क्षेत्र है उसमें उसमें मतदान का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में से कम है। जैसे अगर गुजरात में ही देखा जाए, पहले चरण में जैसे इस मामले में था कि गुजरात में सूरत, राजकोट और जामनगर ये शहरी क्षेत्र हैं, आप लोगों को पता होगा, उसमें 63.3 से कम मतदान हुआ, ठीक है, पहले चरण में। जबकि दूसरे में जो है और जगह जो एवरेज है वो ज़्यादा है। उसी तरह से निर्वाचन आयोग ने बताया कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा शिमला के शहरी क्षेत्र में सबसे कम 62.53 मतदान हुआ, जबकि राज्य का औसत कितना था 70.6, यानी कि 13% कमी रही। यानी कि शहरी क्षेत्रों में जो राज्य का औसत है वो 75% है और शहरी क्षेत्र शिमला जैसे शहरी क्षेत्र में मतदान 62 हुआ, यानी 13% कम मतदान हुआ। इसी तरह से गुजरात का भी उसने बहुत सारे आयोग ने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, कई सारे उदाहरण दिए हैं। आप इसको देखेंगे तो ये पाएंगे कि ग्रामीण और शहरी निर्वाचन क्षेत्र के बीच मतदान प्रतिशत में स्पष्ट अंतर है। ये चीज़ एक चिंता का विषय है। इसको दूर करने के लिए निर्वाचन आयोग चिंतित है, इसलिए उसने प्रेस रिलीज जारी की। प्रेस रिलीज बहुत सारी न्यूज़पेपर में बनी, छपा, और सिर्फ प्रेस रिलीज ही नहीं जारी की, निर्वाचन आयोग इसके लिए कई सारे प्रयास कर रहा है। उसमें देखिए कि पहले क्या प्रयास कर रहा है। अब देखिए जो इसने एक न्यूज़ इसमें दर्ज किया गया था कि अभी जो हाल में हुआ था नर्मदा जिले में एक देदियापाड़ा ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र है जिसमें 82.71%, 82.82% यानी मतदान हुआ एक क्षेत्र में। और कच्छ जिले के गांधीधाम का जो शहरी विधानसभा क्षेत्र है वहां पे 47.86, यानी ये अंतर जब दोनों में देखा गया तो 34.85% का, यानी लगभग 35% का अंतर देखा जा रहा है। यानी कि एक विधानसभा में 82, पहले चरण की बात है, 82% और दूसरे में 47%। तो ये जो अंतर है ये काफ़ी चिंता का विषय है। अगर 47% मतदान हुआ इसका मतलब है कि 53% लोगों ने मतदान में भागीदारी नहीं ली। 82% मतदान हुआ तो जो 82% मतदान हुआ है निश्चित रूप से वो मत देने वाले 82% लोगों के विचारों को व्यक्त करता है। वो चाहे कोई भी पार्टी जीते, चाहे नोटा दबे, चाहे जो भी हो, लेकिन 82% लोगों ने अपना मत दिया। और यहाँ 47% लोगों ने। निश्चित रूप से चुनाव के रिजल्ट पे इसका अंतर नहीं आता है, अंतर आता है उसकी गुणवत्ता पे। जब दीर्घकाल के रूप में, जैसे पहले जब कम लोग 40%, 42% आम चुनाव में जो लोग मतदान करते थे तो फ्रैक्चर मैंडेट आता था, स्थिर सरकारें नहीं थी। कई सरकारें 90 के दशक से लेकर 2014 तक ऐसे कई सरकारें आई गई, खिचड़ी सरकारें दौर थी। 14 के बाद जब 60% के आसपास मतदान हुआ, 19 में भी लगभग उतना हुआ, तो क्लियर कट मेजॉरिटी आई। और विभिन्न राज्यों में सिर्फ एक ही दल की नहीं, जिन राज्यों में विपक्षियों की सरकार है वहाँ भी क्लियर कट मेजॉरिटी आई, ठीक है। इसलिए जनता में चुनाव में कम भागीदारी लेना चिंता का विषय है। शहरी क्षेत्र में कम भागीदारी लेने में जागरूकता की कमी, वर्किंग उसकी जो है चीज़ें, क्योंकि ज़्यादातर लोग काम धंधे आदि में रहते हैं, हालांकि अब तो वहाँ पे बंद करा दिया जाता है, फिर भी कई ऐसे कारण हैं, लोग उसको छुट्टी के रूप में मनाने लगते हैं आदि। और कहीं ना कहीं मतदान को उस तरह से सीरियस नहीं लेना। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में कई तरह से लोग मोटिवेट किए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कार्यकर्ता भी, चूँकि वो उनको माना जाता है कि वो कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए उनको ज़्यादा जागरूक करने के लिए प्रेरित होते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ज़्यादातर मामलों में ग्रामीण क्षेत्र के लोग खुद भी जानते हैं कि उनको जो चीज़ें अधिकार मिल रहे हैं उनमें उनके मतदान का योगदान बहुत ज़्यादा है। वो जो मतदान करते हैं उसके कारण ही उनके जीवन में जो कुछ सकारात्मक परिवर्तन सरकारों द्वारा दिखाया जाता है।
अतः वो उसको महत्वपूर्ण मानते हैं। शहरी क्षेत्र को लोगों में कहीं ना कहीं मतदान को लेकर उस तरह की भाव अभी नहीं रहता। उनको लगता है कि सरकार के बगैर भी तो मेरा जीवन चल रहा है, और अगर मैं वोट नहीं दिया तो उससे क्या होगा। ये सब कुछ ऐसी मिसकॉन्सेप्शन है जिसके कारण मतदान में कमी देखी जाती है। ठीक है, निर्वाचन आयोग ने इसके दूर करने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं, अगर आप इसको देखेंगे तो मतदाताओं में, जैसे निर्वाचन अधिकारियों से, जो राज्य के प्रत्येक राज्य में निर्वाचन आयोग एक राज्य मशीनरी के वरिष्ठ अधिकारी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करता है। वो राज्य सरकार, मतलब वो ड्यूअल फंक्शन होता है, एक्स ऑफिशियो, उसमें किसी को कर देता है, वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है। उससे कहा कि ऐसे मतदान क्षेत्रों की पहचान करो, शहरी या वहाँ जहाँ पे कम मतदान हो, वहाँ के लोगों के लिए फिर जागरूकता अभियान के लिए जो है शहरी मतदाताओं की उदासीनता खत्म आयोग ने सरकारी और निजी संस्थानों में मतदाता जागरूकता मंच स्थापित करने की पैरवी की है। ठीक है, एक प्रयास किया है। इसी तरह की एक प्रयास जो है हाल में पुणे विधानसभा में, सॉरी पुणे लोकसभा की सीट जो है इस तरह का औद्योगिक इकाइयों में 200 से अधिक मतदाता जागरूक मंचों के नोडल अधिकारियों के साथ बातचीत की है। पुणे को क्यों? क्योंकि पुणे में 2019 का जो चुनाव हुआ था उसमें जो सबसे कम मतदाता प्रतिशत वाले थे उसमें पुणे भी शामिल था। ठीक है, तो एक तो निर्वाचन अधिकारियों को प्रेरित कर रहा है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रेरित कर रहा है कि वो पहचान करें कहाँ पे कम मतदान हो रहा है, उनके कारणों को जाने। अगर कोई चीज़ समस्या है, कोई प्रशासन उससे दंग है, उसको समस्या करो, लोगों को जागरूक करो। और निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पे लोग काम धंधा करते हैं उनके साथ मिलकर मतदाता जागरूकता मंच बना रहा है, और उस मतदाता जागरूकता मंच के द्वारा मतदाताओं को जागृत कर रहा है कि वो मतदान प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले, ताकि जो शहरी उदासीनता है उसे दूर किया जा सके। ठीक है, अब अगर इस पे मेंस पे क्वेश्चन पूछा जाए तो कह सकते हैं, अब एक तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि मतदान आचरण के निर्धारण में शहरी उदासीनता की क्या भूमिका है, इसको दूर करने के लिए क्या भूमिका है, इसके हालिया उदाहरणों के संदर्भ में बताइए, और इसको दूर करने के लिए क्या क्या किए जा सकते हैं। ठीक है, तो जो योजना ये निर्वाचन आयोग कर रहा है वो बता दीजिए क्या है कि मतदान प्रक्रिया में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत का कम होना निर्वाचन आयोग शहरी उदासीनता के रूप में व्याख्यायित करता है। उसके उदाहरण दिखा दीजिएगा कि गुजरात के 1-2 सीटों में इसी में न्यूज़ में है, वो हो जाएगा। फिर दिखाइएगा कि इससे के क्या दुष्परिणाम होते हैं। जब मतदान कम होता है तो वो जनता के सही मतों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, या उसकी जो प्रतिनिधित्व करता है उसकी गुणवत्ता कम होती है। भाई कहीं 80% मतदान हुआ है और कहीं 50% मतदान हुआ है, तो निश्चित रूप से वो मतदान 50% जनसंख्या के मतों को व्यक्त करता है। व्यवहारिक क्वांटिटी रूप से उससे कोई अंतर नहीं आए, लेकिन कहीं ना कहीं गुणवत्ता में अंतर आता है। और दीर्घकाल में बता दीजिएगा कि जब मतदान कम होता था तो कैसे फ्रैक्चर मैंडेट आते थे, त्रिशंकु विधानसभाएं होती थी, और बार्गेनिंग पॉलिटिक्स होता था, खिचड़ी सरकारें होती थी, और जनता के प्रति उत्तरदायित्व में एक दूसरे पर थोपने का भाव होता था। उसको दूर करने के लिए क्या क्या किया गया, ये 2-3 पॉइंट दिखा दीजिएगा, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालयों में प्रतिवर्ष लाखों रिट, अभी जो आंकड़े देखे गए कि देश के 25 उच्च न्यायालयों में हर साल 7.5 लाख तक रिट याचिकाएं जारी की जाती हैं। रिट याचिकाएं ऐसी याचिकाएं होती हैं जिसमें हम न्यायालय से कुछ अधिकार, कुछ निर्देश या कुछ आदेश देने की मांग करते हैं। भारत के संविधान के तहत देखा जाए तो न्यायपालिका में जैसे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में 5 तरह के रिट जारी किए जाते हैं। 5 तरह के रिट्स जिसमें मैंडमस परमादेश, इसमें किसी कार्य के करने को निर्देश दिया जाता है। ठीक है, कि ये प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी हो सकता है,
कोर्ट आदि के लिए भी हो सकता है कि आप अपने कार्यों को करने के लिए निर्देश देता है। को वारंटो उसको अधिकार परीक्षा बोलते हैं कि कोई पब्लिक ऑफिशियल किसी पद पे बैठा है तो उस पद के लिए जो उसके दायित्व, उसके जो निर्धारक हैं या जो योग्यता है, क्या उसको करता है, उसके पास बैठने का अधिकार रखता है या नहीं रखता है। नहीं रखता है तो उसे बैठने का अधिकार नहीं है। हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये रिटें, बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब सशरीर उपस्थित करना। ये रिट मांग की जाती है जब लगता है कि कोई किसी व्यवस्था या उसको कह सकते हैं सिक्योरिटी एजेंसीज, पुलिस आदि किसी को डिटेन की हुई है और उसे जो प्रक्रिया है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने न ले जाए या इलीगल डिटेंशन के आधार पर उसको रखती है। जैसे कि अभी कुछ मामले में ऐसे हुआ था कि कुछ आर्टिकल आईटी एक्ट के आर्टिकल 66A को 66A को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था, लेकिन उसको लेके भी बहुत सारे लोग FIR रजिस्टर्ड हुए, गिरफ्तारियां हुई हैं, कई सारे लोग जेलों में थे। तो इसको लेकर बड़ी, अब ऐसे मामले आ जाए जिसका कानूनी अधिकार नहीं है लेकिन उस पर कार्रवाई हो रही हो या किसी को यूं ही पकड़ के रख लिया गया हो, तो न्यायपालिका के सामने आप जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल संविधान के अगर प्रावधानों के रूप में देखेंगे तो आर्टिकल 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के रूप में सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के रूप में हाई कोर्ट में जाते हैं। 32 में सिर्फ मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिकल 32 के तहत केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधारों पर जा सकते हैं और हाई कोर्ट में मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य आधारों पर भी कुछ आधार हैं जिनके आधार पर भी आप रिट याचिकाएं जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में वो कहती है बंद उपस्थित होता है व्यक्ति, अगर वो लीगली सही रहता है तो ठीक है, अदरवाइज न्यायालय उसको छोड़ने का आदेश दे सकती है। इसी तरह से प्रतिषेध और उत्प्रेषण होती है। ये उच्च न्यायालय द्वारा यानी हायर कोर्ट द्वारा अपने लोअर कोर्ट में, जैसे कोई मामला चल रहा हो और उसके अधिकार क्षेत्र का बाहर है तो उसके रोक लगा देती है उसमें, और उत्प्रेक्षा में जो है अगर कोई निर्णय ले लिया गया है तो उसको वो पलट देती है। ठीक है, तो इस तरह के 5 रिट हैं, यही जारी की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों के लिए जारी करता है, हाई कोर्ट में मूल अधिकारों के लिए और अन्य के लिए होता है। तो अगर देखा जाए तो हाई कोर्ट की रिट जारी करने की पावर जो है सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा ज़्यादा दायरा है। मूल अधिकार, जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट देखें तो ये मूल अधिकारों के लिए जारी करेगा, हाई कोर्ट मूल अधिकारों के लिए भी जारी करेगा और उसके साथ साथ अन्य आधारों पर भी रिट जारी कर सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट के लिए और हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट तो है ही गया, अदर्स के लिए भी कर सकता है, अदर राइट्स के लिए भी कर सकता है। ठीक है, अभी ये देखने में आ रहा है कि ये मामला क्या, जैसे ये तो आ रहा है कि 7.5 लाख रिट, ये न्यूज हो गई कि 7.5 लाख रिट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रतिवर्ष आ रही है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि लोग अब अपने अधिकारों को प्रति लेकर ज़्यादा जागरूक हुए हैं। ये तो सकारात्मक हो गया, लेकिन ये ज़्यादा रिटों की संख्या अगर देखें कि टोटल हाई कोर्टों में लंबित मुकदमों की संख्या देखें लगभग 60 लाख, उसमें 10% जो मात्रा है वो रिट याचिकाओं की होती है। तो अक्सर देखा जा रहा है कि रिट याचिकाओं की बाढ़ आ जा रही है छोटे छोटे मामलों में। जिन मामलों में विकल्प उपलब्ध होता भी है उन मामलों को लेकर भी रिट याचिकाएं जारी हो रही हैं। ये रिट याचिकाएं अधिक संख्या में होने से एक तो ठीक है कि लोगों के अधिकार के हो रहे हैं, लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी ये आ रहे हैं कि कोर्ट का बहुत सारा समय, उसमें खासतौर से हाई कोर्ट का बहुत सारा समय जो है रिट याचिकाओं को ही देखने में चला जा रहा है। और वो जो अपील वाले कार्य हैं, जो लोअर कोर्ट आदि के जो आते हैं अन्य याचिकाएं, उनकी सुनवाई कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही हैं। तो ठीक, यही न्यूज़ से हमें 2-3 चीज़ें मिली कि ये रिट याचिकाएँ क्या होती हैं। आप इसको पढ़िएगा, जानिएगा आपके पास रिट जारी करने की अथॉरिटी क्या होती है, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट किस तरह से रिट जारी करता है, आर्टिकल 226 के तहत जो है हाई कोर्ट किस तरह से रिट जारी करता है। ठीक है,
और इसके क्या पॉजिटिव हैं क्या नेगेटिव है। ठीक है, तो ये आपके प्री में भी इम्पॉर्टेंट है और मेंस में भी, जो न्यायपालिका की संरचना, कार्य शक्तियाँ, उत्तरदायित्व पेपर 2 का हिस्सा है, उसमें भी ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, योजना के लिए भूमि आवंटित न होने में आने वाली समस्या क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, यह ग्रामीण गरीब लोगों के लिए आवास मुहैया कराने के लिए वर्ष 2016 में शुरू की गई एक सकारात्मक कल्याणकारी योजना है। ठीक है, इसमें ग्रामीण स्तर पे गरीब परिवारों को जिनके पास आवास या कच्चा मकान है या पक्का मकान नहीं है, चाहे भूमिहीन हैं, उनके लिए तो ज़्यादा ज़रूरी है। जिनके पास भूमि आदि हो और पक्का मकान न हो, वो गरीबी को श्रेणी में आते हों, जो सामाजिक आर्थिक जनगणना के आधार पे, उनको सरकार पक्का मकान उपलब्ध कराएगी। ठीक है, इस पक्के मकान में लैट्रिन, किचन आदि की भी व्यवस्था रहती है। तो इससे एक तो उनको आवास मिला, दूसरे इसमें प्रावधान ये किया गया है कि ये जो आवास बनेंगे ये महिला मुखिया के नाम पे बनेंगे या ज्वाइंट में महिला ज़रूर रहेगी, तो जिससे महिलाओं में भूमि संपत्ति के एक राइट मिलने से, उनके अधिकार मिलने से उनके अंदर सशक्तिकरण का भाव जन्म लेगा। साथ ही में ये जो भी आवास बन रहे हैं वो साथ ही साथ उसमें लैट्रिन आदि, यानी जो स्वच्छता वाला जो पहलू है, शौचालय आदि, उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। विद्युत आदि कनेक्शन तो अब सभी घरों में हो गए हैं, तो वो भी इसमें शामिल था। और अब जब पेयजल, हर घर जल मिशन चल रहा है, तो ऐसे में पेयजल की भी व्यवस्था की जानी है। तो एक तो इससे एक छत पे, सर के ऊपर छत होने के भाव आने से एक सामाजिक सशक्तिकरण का भाव आता है। चूँकि इसमें महिलाएं शामिल की गई हैं, इसलिए इसमें महिलाओं में और ज़्यादा चेतना का भाव आता है। तीसरे, इससे जो है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है या मल्टी पावर्टी डेवलपमेंट इंडेक्स है, जैसे कि आपने देखा होगा कि भारत ने बड़ा अच्छा सुधार किया है, उसमें कई सारे चरण है, उसमें आवास भी एक है, शौचालय भी एक है, बिजली कितने को मिली ये है। ये सारे पहलू में भारत के जो जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना भारत का प्रदर्शन बेहतर होता जाएगा और भारत सामाजिक आर्थिक संकेतकों में भी बेहतर करता जाएगा। आर्थिक क्षेत्रों में तो ऑलरेडी अच्छा कर रहा है। वर्तमान में हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और परचेसिंग पावर पैरिटी, यानी कि रुपए की खरीद करने की क्षमता के आधार पर देखा जाए तो हम विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमसे बड़ी 2 जो है अमेरिका और चीन है पीपीपी पर। ठीक है, वैसे जो है 5 हैं, उसमें जर्मनी और जापान भी हमसे आगे है। ठीक है, 4 जो है जर्मनी, अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान, ठीक है, और फिर भारत। तो उसमें तो हम बेहतर चल रहे हैं। और 2022 में आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पे सरकार ने अमृत महोत्सव मनाया है और आगे आने वाला 25 साल उसको अमृत काल माना है। और इंडिया @47 यानी 2047 में जब भारत अपने आज़ादी का 100वीं वर्षगांठ मनाया होगा, तो हमारा सपना है कि हम एक विकसित देश हों, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था का तो आकार बढ़े ही बढ़े, हम सामाजिक संकेतकों में भी बेहतरीन और उल्लेखनीय प्रगति कर सकें, जिससे कि सिर्फ आर्थिक उन्नति न हो, उसका फ़ायदा समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग को भी मिले। उसी को ध्यान में रखा गया था। ये मार्च 2022 तक ग्रामीण गरीबों के लिए 2,95,00,000 घर बनाने के लक्ष्य के साथ अप्रैल 2016 में शुरू की गई थी। तो मार्च 2022 है, तो इसे ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन चूंकि आपको पता होगा कि कोविड महामारी के कारण बहुत सारा व्यवस्था ठप हो गई थी, इसके लिए कोविड महामारी के कारण समय सीमा को 2 साल बढ़ाकर मार्च 2024 तक कर दी गई है। यानी कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, वो जो मार्च 2022 तक का लक्ष्य था 2,95,00,000 घर बनाने का, उसको बढ़ा के मार्च 2024 कर दिया गया है। ठीक है, और इसके लिए जो लक्ष्य निर्धारित, इनमें जो शामिल करने वाली योजना, मतलब कि इनको शामिल किया जाएगा, उसके लिए जो आधार है सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011।
नॉर्मल जनगणना के आधार पर ही, एक गोपनीय आधार पर एक सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना की गई। हालांकि उसके आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए हैं, लेकिन उसके आधार पे जो है इसके लिए जो है बेनिफिशरी लाभार्थी जो है इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। इसमें महिलाओं को या तो ज्वाइंट या तो उनके नाम पे घरों की बनाने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, इसमें ये न्यूज क्यों है, क्योंकि अगर थोड़ा सा देख लें तो इसमें ये बताया गया है कि इस रिपोर्ट केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि नवंबर 2022 तक 2 करोड़ 6 लाख यानी 2 करोड़ 95 लाख बनाना है, और नवंबर 2022 तक 2 करोड़ 6 लाख घरों का निर्माण हो चुका है। तो इसमें उम्मीद है कि ये 24 तक इसको पूरी तरह से प्राप्त कर लिया जाएगा। इसमें जो समस्या रुकावट आ रही है उसमें व्यवस्था है कि जो भूमिहीन गरीब हैं उनको भी तो घर चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो उन्हीं है जिनके पास तो भूमि भी नहीं है। जिनके पास भूमि है, कच्चा मकान है, वो तो सर्वाइव कर लेंगे। जिनके पास अपना खुद की ज़मीन नहीं है उनके लिए या तो सरकारें, राज्य सरकारें, पंचायत आदि उपलब्ध कराएंगे, या तो उनके लिए भूमि खरीदने के लिए भी फंड की व्यवस्था राज्य सरकार और केंद्र सरकार देती है। लेकिन कई कारणों से विभिन्न राज्य सरकारों ने जो है, देखिए, अंतिम चरण में प्रवेश करने के साथ देश भर में कम से कम 2.5 लाख भूमिहीन अभ्यर्थियों के लिए घरों का निर्माण, यानी कि 2.5 लाख ऐसे लोग हैं जिनके लिए अभी भी भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई है। यानी 2.5 लाख ऐसे लाभार्थी चिन्हित हैं जिनका घर बनाना है, लेकिन उनके लिए राज्य सरकारें अभी जमीन की व्यवस्था नहीं कर पाई है, अतः उनका घर का निर्माण नहीं किया गया है। ये इसलिए सबसे बड़ी बाधा है। जैसे देखिए, ग्रामीण विकास सचिव कहते हैं कि भूमिहीन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थियों की घरों के निर्माण के लिए भूमि करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे योजना की स्थायी प्रतिष्ठा सूची में सबसे योग्य लाभार्थी हैं। ये आवास योजना किनके लिए है? जिनके पास सबसे कम चीज़ें हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो सबसे ज़्यादा योग्य हैं इस योजना का लाभ उठाने के लिए। ठीक है, अंतिम पायदान पे, जो अंतिम पायदान पे है उस तक आपकी योजना पहुंच रही है नहीं, उस आधार पे देखा जाए तो ये जो भूमिहीन लोग हैं जिनके पास आवास नहीं है, 2.5 लाख लोग, ये जब इनका आवास बन जाएगा तो आप मान लीजिए कि ये योजना सफल हुई, गांधी जी का जंतर। ठीक है, तो ये चिंता का विषय है। केंद्र सरकार ने हालांकि राज्य सरकारों को ये कहा है कि अगर आप दिसंबर तक में ये नहीं कर लेते हैं तो ये जो पैसा आपके राज्य के लिए है वो उन राज्यों को दे दिया जाएगा जो राज्य बेहतर प्रदर्शन भूमि आवंटन में कर रहे हैं। ठीक है, अगर देखा जाए जो है कि भूमि खरीदने के लिए वित्तीय सहायता के कारण योजना की शुरुआत के बाद 4,48,000 भूमिहीन लाभार्थियों का मूल आंकड़ा घटकर अब 2,56,000 रह गया है। यानी बाकी लोगों को भूमि खरीद कर भी घर बना दिया गया है। लेकिन इसका मतलब हालांकि अभी भी 43% भूमि लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है। इन राज्यों की सूची जो है 2.5 लाख यानी 2,56,000 जो भूमिहीन हैं जिनको उपलब्ध कराना है लेकिन नहीं है उपलब्ध हो पाया है, इसमें तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 56,709, इसके बाद महाराष्ट्र 48,272, फिर असम, फिर उड़ीसा और फिर बिहार। यानी ये जो 5 राज्य सबसे ज़्यादा चिंता वाले हैं जिनमें नहीं है, उसमें तमिलनाडु नंबर 1 पे है। उसमें 50,000 56,000 के आसपास भूमिहीन लोगों को अभी ज़मीन उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। फिर इसी में महाराष्ट्र है, असम है, उड़ीसा है और बिहार है। ठीक है, कुछ दिन पहले इसी में एक जो है सरकार ने एक वो निकाला था सितंबर 2022 में, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो घर बन रहे हैं उसका 69% का जो स्वामित्व है आंशिक या पूर्ण रूप से महिलाओं के पास है। ठीक है, क्योंकि ये योजना है महिलाओं के विकास नहीं करना है, महिलाओं का विकास करना है, लेकिन कैसे करना है? महिलाओं के नेतृत्व में विकास। आप देख लीजिएगा जो भी आपकी सामाजिक योजनाएं हैं, आपका टॉपिक है सोशल जस्टिस का या सोशल इश्यूज़ का, सरकार का अप्रोच या आपका अप्रोच होना चाहिए कि किसी का विकास करने से अच्छा है उसको उस विकास प्रक्रिया में शामिल करो। इसी को जन भागीदारी अप्रोच कहते हैं, इसी को विकास प्रक्रिया में लोगों के भागीदार होना अप्रोच कहते हैं, क्योंकि लोग अपने से जुड़ी चीज़ों में
ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो इसलिए महिलाओं के विकास की बजाय महिलाओं के नेतृत्व में विकास, यानी ये जो घर होंगे ये महिलाएं इसके मालिक होंगी, ये उनके सेंस को बढ़ाएगा, उनके सशक्तिकरण को बढ़ाएगा। ठीक है, अब पुरुषों की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं तुम मेरे घर से निकल जाओ। अब महिला क्या कहेगी, ढंग से रहो नहीं तो मेरे घर से तुम निकल जाओ। ठीक है, मैं जस्ट जोक कर रहा हूँ। कुल मिला के पुरुष अब ये नहीं कहेगा कि तुम मेरे घर से निकल जाओ, या कहेगा तो वो तो घर महिला का ही है कानूनन रूप से। ठीक है, तो ये बड़ा आंकड़ा है कि अगर 2.5 करोड़ घर बने हैं, सरकार द्वारा बनवाए गए हैं, उसमें 70% घर जो है महिलाओं के लिए है। तो ये इसके सकारात्मक पहलू को बताता है। ठीक है, स्वयं सहायता समूह वाला जो मामला है, स्वयं सहायता समूह क्या होता है नीचे लिखा हुआ है, अभी देखते हैं क्यों ये चर्चा में रहा। तो 7 दिसंबर को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में केंद्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री निरंजन ज्योति ने बताया कि बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूहों के नाम पर ऋण स्वीकृत किए जाते हैं। देखिए, पहले तो लिखित उत्तर, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको थोड़ा ब्रीफ मैं पहले ही कर चुका हूं, फिर बता देता हूं। संसद में जो प्रश्न पूछना होता है, ये विधायिका द्वारा कार्यपालिका पे उत्तरदायी कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करने का एक उपकरण होता है। इसमें विभिन्न सदस्य कार्यपालिका से, मंत्री के माध्यम से जो है कार्यपालिका से प्रश्न पूछते हैं, विभिन्न प्रश्न पूछते हैं। ये प्रश्न जो पूछते हैं, इनको 2 श्रेणियां बनाई गई हैं, जो मेन श्रेणी है, एक स्टार्ड क्वेश्चन, एक अनस्टार्ड क्वेश्चन। स्टार्ड क्वेश्चन वो होते हैं जिस पर मंत्री द्वारा मौखिक जवाब दिया जाता है। चूंकि जवाब मौखिक दिया जाता है, अतः उस पर पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। यानी कि जैसे मंत्री ने कोई जवाब दिया, अब इसके बाद उसका जो है प्रश्न जो है उसमें कोई चीज़ें रह जाएंगी, तो जो सदस्य पूछा है वो पूरक प्रश्न भी पूछ सकता है क्लैरिफिकेशन के लिए। दूसरा क्वेश्चन होता है अनस्टार्ड। अनस्टार्ड क्वेश्चन में लिखित उत्तर दिए जाते हैं, प्रशासन के तहत दिया जाता है। दोनों उत्तर प्रशासन के तरफ से तैयार किया जाता है। जो स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, मंत्री उसको पढ़ के सुनाते हैं, उसका उत्तर देते हैं, यानी कि उत्तर देने के दौरान उसको पढ़ते हैं, उनसे पूरक प्रश्न भी पूछा जाता है। जो अनस्टार्ड क्वेश्चन होता है वो लिखित में दिए जाते हैं और उसमें पूरक प्रश्न पूछने की मनाही रहती है। अब देखिए, जो होशियार टाइप के सदस्य होते हैं, होशियार मतलब जो बुद्धिमान, इसमें जो स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं उसको तो मंत्री को बोल के बताना पड़ता है, तो मंत्री उसको पढ़ लेता है। ठीक है, तो उसमें जरूरत, लेकिन कई जो अनस्टार्ड क्वेश्चन लिखित, वो ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो मंत्री के तरफ से मान लिया जाता है, लेकिन मंत्री उसको पढ़ने के पास, उसके पास बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, तो वो कई बार मंत्री या हाईएस्ट स्तर के ब्यूरोक्रेसी के पास नहीं जाती है। तो अगर कई बार ऐसी जानकारियां आ जाती हैं जो सरकार के लिए खुद ही चिंता का विषय हो जाती है, इम्ब्रेसिंग हो जाता है, ये इसी तरह के अनस्टार्ड या लिखित प्रश्नों में आते हैं। अनेक बार इसको मंत्री आदि लोग देख नहीं पाते हैं, और वो चूंकि लिखित जवाब जाता है तो वो कई बार सही चीज़ें दे देती है, जिसको सरकार कई बार छुपाने की कोशिश करती है। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो प्रश्न पूछने की प्रणाली है, ये विधायिका द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करने का एक उपकरण है। इसी उपकरण के रूप में जो है प्रश्न पूछा गया था सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेकर ग्रामीण विकास मंत्रालय में जो है दीनदयाल वाला जो है मामला चलता है। इसमें मंत्री जी ने लिखित उत्तर में, मतलब मंत्रालय ने लिखित, प्रशासन मान लीजिए कि भारत सरकार ने बताया, मंत्री जी के थ्रू गया है, लेकिन ये भारत सरकार ने बताया कि जो बैंकों द्वारा ऋण दिया जाता है वो स्वयं सहायता समूह को दिया जाता है, किसी मेंबर को नहीं दिया जाता। फिर वो स्वयं सहायता समूह अपने मेंबर में ऋण वितरित करता है, और जो ऋणों की वसूली होती है वो स्वयं सहायता समूहों द्वारा होती है। स्वयं सहायता समूह के बारे में जो उसमें और जानकारी मिली, उसमें यह था कि 30 नवंबर 2022 तक स्वयं सहायता समूहों ने बकाया ऋण कितना है, 1,68,920 करोड़ रहा है। ठीक है, और 30 नवंबर 2022 तक जो है स्वयं सहायता समूहों द्वारा बैंकों को ऋण चुकाने की दर 97.71% है, जो कि काफ़ी, मतलब कह सकते हैं उल्लेखनीय है कि स्वयं सहायता समूह में जो महिलाएं जुड़ी हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं,
ग्रामीण क्षेत्र में हैं, उतना शिक्षा का स्तर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जब वो साथ मिलकर काम करती हैं तो उनके द्वारा जो उस समूह के द्वारा जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन दिखाई जाती है, जो वित्तीय अनुशासन दिखाया जाता है, वो काफ़ी काबिले तारीफ है। ठीक है, तो ये बताता है कि आज भी हमारे समाज में जो निम्न तबका है, जो समाज का कमज़ोर तबका है, उसको अगर संसाधन उपलब्ध कराया जाए, उसको सशक्त करा जाए, तो वो पैसा अगर उसको ऋण के द्वारा भी यानी उसको अब आप फ्री वाइज की जगह अगर उसे वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दें, उसकी ट्रेनिंग आदि, उसके व्यापार आदि की सुविधा कर दिया जाए, यानी उसे सशक्त कर दिया जाए। जब आप किसी को फ्री वाइज देते हैं तो वो उसको क्या बनाता है, दीनहीन के भाव में रखता है, भीख तरह एक तरह से होता है, और दया मतलब उसको दया का पात्र बनाता है। लेकिन जब आप उसे सशक्त करते हैं, उसे ऋण आदि उपलब्ध कराते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम में आदि उपलब्ध कराते हैं, तो वो सशक्त होता है, और सशक्त व्यक्ति जो होता है वो ज़्यादा उसके अंदर उत्साह होता है, और उसके व्यक्तित्व के भाव को भी वो जागृत करता है। उसको लगता है कि हम दया के पात्र नहीं हैं, हमारा अधिकार है, और उस अधिकार के तहत उसे सुविधाएं उपलब्ध करा जाती है। तो ऐसे में वो खुद प्रेरित होता है कि जो सुविधाएं उसको मिली है उसको वापस लौटा दे, और ताकि एक तो उसका खुद का दायित्व होता है, उस खुद के इनर कॉन्शियस से प्रेरित होता है, दूसरे वो आगे और प्रेरित होता है, बैंकों को और प्रेरित करता है कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को और ज़्यादा मदद करें, ताकि उन लोग अपने व्यापार और अपने कार्यों को और ज़्यादा बढ़ावा दे सकें। ठीक है, इसी को लेके एक इसमें ही दिया गया था कि इनको दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है। इसमें महिलाओं से संबंधित सेल्फ हेल्प ग्रुप को विकसित करने की बात की गई है। इसने सेल्फ हेल्प ग्रुप का महिलाओं पर प्रभाव के रूप में एक अध्ययन शुरू किया। 2019-20 के दौरान विश्व बैंक के सहयोग से इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर इम्पैक्ट इवैल्यूएशन 3IE द्वारा आयोजित किया गया था, जो 2.5 वर्षों के लिए मिशन के अतिरिक्त पहुंच के कारण को देखा। तो इसमें कुछ निष्कर्ष निकला। इसमें निष्कर्ष ये निकला कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को जब ऋण आदि मिलते हैं ना, तो उसका जो है महिलाओं के आधार राशि के आय में 19% की वृद्धि देखी गई है, जो कि काफ़ी उल्लेखनीय है। अगर देश की देखेंगे तो 6 से 7% बढ़ रही है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाओं में या उनसे जो जुड़े जो उनकी बेस राशि है उसमें 19% की वृद्धि हुई। और इसका फायदा ये हुआ कि जो अनौपचारिक फॉर्मल ऋण जो होता है, जो बैंकिंग सिस्टम या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के द्वारा फॉर्मल चीज़ों में लिया जाता है, इसमें ये होता है कि एक तो ब्याज दर कम होता है, दूसरे जो है वसूली के पीड़ित मतलब है ना कि जो वसूली का एक जो प्रक्रिया होती है उसको सही ढंग से पालन किया जाता है। और जो इनफॉर्मल होता है, जिसमें साहूकारों वाला जो मामला होता है, एक उसमें सबसे बड़ी समस्या होती है कि उसका ब्याज दर बहुत ज़्यादा होता है, और उसमें जो है उत्पीड़न की भी चीज़ें दिखाई देती हैं। उससे अनौपचारिक ऋण के हिस्से के रूप में 20% गिरावट आई है। इससे महिलाओं के बचत में 28% की वृद्धि हुई है, और बेहतर श्रम बल भागीदारी हुई है, यानी कि जो द्वितीयक व्यवसाय रिपोर्ट करने वाली महिलाओं का भी अनुपात अधिक है। यानी जो उस सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं वो तो काम कर ही रही हैं, उससे अलग भी महिलाएं और काम कर रही हैं, ये इस आकलन में सामने आया। इसी तरह से अन्य योजनाओं तक बेहतर पहुंच हुई है, जिससे जुड़े परिवार द्वारा प्राप्त सामाजिक योजनाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। क्योंकि जब जागरूकता बढ़ता है ना, तो आदमी फिर अपने विकास के लिए सोचता है। उसको ये चीज़ लगा कि सरकार उसके विकास के लिए और भी क्या क्या योजनाएं कर रही है, कौन सकारात्मक पहल सशक्तिकरण के लिए चीज़ें कर रही है, तो उन और सामाजिक योजनाओं के प्रति उसकी पहुंच बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी फॉर्मल सिस्टम में जुड़ जाती है, बैंकिंग सिस्टम में जुड़ जाते हैं, तो वो उसके जागरूकता बढ़ती है।
उनकी ट्रेनिंग आदि होती है, जुड़ाव होता है बैंकिंग से, तो वो सारी योजनाओं का भी वो लाभ लेने में सक्षम होता है। ठीक है, देख लीजिए क्या है स्वयं सहायता समूह। छोटे लेवल पर महिलाओं का एक समूह। देखिए स्वयं सहायता समूह अगर इसकी परिभाषा के रूप में देखा जाए तो पुरुषों और महिलाओं दोनों की हो सकती है, लेकिन जो लिवलीहुड मिशन में है उसमें देखा गया कि महिलाओं का ही ज़्यादा सक्सेस हुआ है। ठीक है, अपने संसाधन और सेविंग फंड का इस्तेमाल करके अपना कारोबार बढ़ाता है। ठीक है, 15-20 महिलाएं मिल गई, किसी के पास 100 है, किसी के पास 200, किसी के पास 1000 है, 20 लोग मिल गए, कुछ पूंजी बनी, उस पूंजी से कुछ काम किया, काम से अपना जो है पता चला कि हाँ कुछ खाता खोलते हैं, खाते में लेन देन होता है, साल भर में ये पता बैंकों को ये लग जाता है कि हाँ 1 साल 2 साल में लगता है कि नहीं ये कुछ काम कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं। तो फिर जब एडिशनल पूंजी की ज़रूरत होती है तो बैंकिंग सिस्टम आसानी से उनको लोन देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसको चुकाने में अभी जो रिपोर्ट बता रही है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप 97.71% तक रिपे कर दे रहे हैं। ठीक है, डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इशू में अभी हाल में एक चर्चा था केरल का विजनजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, ये अडानी सी पोर्ट है। इसके बारे में अगर देखा जाए तो एक मेगा प्रोजेक्ट है, मेगा पोर्ट है, बड़ा मतलब पोर्ट है। और जो इसकी सबसे खास बात है कि ये भारत का बनने वाला पहला डीप वाटर पोर्ट है। डीप वाटर पोर्ट, डीप वाटर पोर्ट जैसे कुछ लोग मानते हैं गहराई के आधार पे नापा जाता है, जहाँ पे बड़े जहाज आ जा सकें। अभी भारत में जो बड़े जहाज हैं, बड़े जहाज़ों के आने से ये फ़ायदा होता है कि जैसे जो बल्क में कोई चीज़ आ रही है, ख़ासतौर से ऊर्जा संसाधन, कोयला हुआ, टैंकर हुआ, ऑयल टैंकर या गैस टैंकर, ये जितने बड़े पैमाने पर लाएंगे उसका लाने का खर्चा उतना कम होता है। अतः जो है ये जो ऊर्जा संसाधन होते हैं वो बड़े बड़े जो है शिपिंग जहाज़ों के द्वारा उसका ले जाया जाता है। ठीक है, लेकिन उन जहाज़ों को जहाँ पे उनको जो गहराई चाहिए होती है वो सभी पोर्ट पे उपलब्ध नहीं रहती है। वो उनके लिए जैसे 30 फीट की गहराई है कि 30 फीट पानी का लेवल ऊपर रहे, जो मतलब 30 फीट कम से कम लेवल रहे। ठीक है, और जो नॉर्मल पोर्ट है वहाँ पे 20 फीट का जो ही होता है। तो उससे क्या होता है कि फिर ये जहाज़ अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में कोई भी बड़ा डीप वाटर सी पोर्ट नहीं होने के कारण भारत जो है अपने जो बड़े जैसे कहीं से बड़े स्तर पे जो है संसाधन मंगाता है, मतलब ऊर्जा संसाधन या आदि आयात निर्यात करता है, तो वो कोलंबो पोर्ट पे निर्भर है। सिंगापुर उधर से आता तो सिंगापुर पोर्ट पे निर्भर है, या जो है दुबई पोर्ट पे निर्भर है। वहाँ से फिर वो उससे छोटे ऐसे जहाज़ों में जिनको हमारे जो पोर्ट जो है वो उनको वहाँ पे माल लादने उतारने की सुविधा रहती है, वहाँ से फिर ट्रांसपोर्ट करके फिर लाना पड़ता है। इससे एक तो ये होता है कि हमारा खर्चा बढ़ जाता है, समय भी बढ़ जाता है, खर्चा भी बढ़ जाता है। दूसरे कुछ जो है रणनीतिक लोग भी ये कह रहे हैं कि भारत के लिए डीप सी पोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंद महासागर में भारत बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है, महत्वपूर्ण महासागरीय शक्ति है। नौसेना के स्तर पे तो हम ही हैं, लेकिन अभी महासागर या सागरीय शक्ति के रूप में जो है समुद्री शक्ति के रूप में हम उस तरह से नहीं हुए। समुद्री शक्ति के लिए हमारे पास मर्चेंट नेवी भी बड़ा होना चाहिए, हमारे पास बेहतर पोर्ट आदि होने चाहिए। ठीक है, इन सब के लिए ज़रूरी है कि जो है इनका लाभ भारत को मिले। अभी क्या है, जैसे भारत अगर कोलंबो पोर्ट से काम चला रहा है, लेकिन जैसे आपको पता होगा कि चीन का कोलंबो यानी श्रीलंका में दखलंदाजी बहुत है। कोलंबो पोर्ट पर ही चीन का जो है कई सारे दोहरे प्रकृति के कार्य वो कर रहा है। ऐसे में भारत की जो चीज़ें आती हैं, जो रणनीतिक, भाई ऊर्जा भी हमारा एक रणनीतिक है, या बहुत सारी ऐसी वस्तुएं आती है जो रणनीतिक है। ऐसे में उस पोर्ट पे भारत का निर्भर होना, जहाँ पे चीन का दखल हो, वो हमारे सुरक्षा के लिए उतने चिंता का विषय है।
इसलिए भारत में एक डीप सी पोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसी को ध्यान में रख के 2015 में इसको निर्माण शुरू किया गया था। 75,000 करोड़ की ये योजना थी। ठीक है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है और इसे बनाया जाना चाहिए। हमारे लिए क्यों? हमारे लिए आर्थिक, ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक दृष्टि से है, क्योंकि ये बन जाएगा तो अभी जो कोलंबो पोर्ट पे जहाज़ें, दूसरे देशों की भी जो जहाज़ें आती हैं आसपास, वो कोलंबो पोर्ट पे जाती हैं, वो हमारे सी पोर्ट पे आएंगी, हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, हमें जो कोलंबो को देना पड़ता है, श्रीलंका को देना पड़ता है, वो हम खुद बचेगा, और जो दूसरे देश की जहाज़ें हमारे यहाँ आएंगी, बड़ी जहाज़ें हमारे यहाँ रुकने आदि के लिए, वो हमें पैसा देंगी, हमें ट्रांसपोर्ट जो है चार्ज देंगी। ठीक है, ये है समस्या। क्या आ रही है? विवाद क्यों हो रहा है? विवाद ये हो रहा है कि वहाँ के स्थानीय मछुआरों का मानना है कि ये जो पोर्ट शुरू किया गया है, इससे उनके जो है जीविका पर असर पड़ेगा, और वैज्ञानिक अध्ययन उस तरह से नहीं किया गया है, बिना पर्यावरणीय वैज्ञानिक अध्ययन किए ही इसे जो है अपना लिया गया है। ठीक है, जैसे क्या कह रहे हैं स्थानीय निवासी कि इस बंदरगाह बनने में उनकी जीविका पर असर पड़ेगा, और पोर्ट के निर्माण की वजह से उत्तर की तरफ से तट को नुकसान भी हो रहा है। अगर और देखें, कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि पोर्ट के निर्माण की वजह से समंदर को हो रहे नुकसान के बारे में गहन वैज्ञानिक अध्ययन हो, मांग कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि अभी पोर्ट का 30% भी काम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसका दुष्प्रभाव दिखने लगा है। हालांकि अडानी ग्रुप का जो है ये पोर्ट बन रहा है, अडानी ग्रुप ने कहा है कि ये आरोप बेबुनियाद है, हमने पूरा रिसर्च किया है, IIT के टीम ने भी पूरा रिसर्च किया है, और वहाँ के केरल के हाई कोर्ट ने भी इसे दिया है, इसके बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ है। ठीक है, तो इसमें कुछ लोग इस पहलू को भी ले रहे हैं कि हो सकता है कि विरोधी तत्व, देश विरोधी तत्व जो भारत के विकास को दुष्प्रभावी करना चाहते हो, वो लोग भी इसमें शामिल हो। जैसे जयपुर के न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी देखा गया, कुंडनकुलन में भी देखा गया कि कई सारे विदेशी NGO की भूमिका इसमें रही है। ठीक है, तो अभी हम उस पहलू को भी, अभी सरकार उस पर अपना देख रही होगी, लेकिन फिलहाल सर वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट हो गई है, केंद्रीय पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस की, और चीज़ों को, चूँकि वहाँ की सरकार भी ये कह रही है कि हालांकि जब ये हुआ था तो उसमें कांग्रेस की सरकार थी, अभी वहाँ लेफ्ट की सरकार है, लेकिन दोनों का मानना है कि केरल के विकास के लिए, देश के विकास के लिए तो इम्पॉर्टेंट है भी, केरल के विकास के लिए भी इस पोर्ट का बनना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे रोज़गार बढ़ाएगा, आय का ज़्यादा क्षेत्र बनाएगा। ठीक है, तो ऐसे में ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बंदरगाह का महत्व क्या है ये बता ही दिए हैं। ठीक है, अगला है, विश्व बैंक ने भारत के विकास अनुमान को बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। विश्व बैंक ने अभी अपनी हाल की जो रिपोर्ट है, नेविगेटिंग द स्टॉर्म, भारत विकास की नवीनतम रिपोर्ट नेविगेटिंग द स्टॉर्म में, ये हालिया रिपोर्ट अभी दिसंबर में आई है, उसमें ये कहा है कि भारत का विकास दर 2022-23 के लिए 6.9% रहेगा। अक्टूबर में जब वो विकास दर जारी किया था तो उसने 6.5% किया था, यानी 0.4% की इसमें वृद्धि किया है। अक्टूबर में जो है, अक्टूबर के 6.5% से बढ़ा के इसको क्या कर दिया है, 6.9% किया है, 6.9% कर दिया है, ये बढ़ाया है। क्यों बढ़ाया है? वो ये कह रहा है कि अभी जो द्वितीय तिमाही की सरकार द्वारा जो डेटा आया है, जिसमें आपने देखा था, पिछली बार ही देखा था और इसमें भी है कि द्वितीय तिमाही का ग्रोथ रेट 6.3% है, इसके पहले का भी अच्छा है। इससे ये उम्मीद है कि अब विश्व बैंक को लग रहा है कि भारत का ग्रोथ रेट 6.9% रहेगा। क्यों? क्योंकि वो उसको लग रहा है कि भारत की जो नीतियां हैं, जो रिसाइलेंस है इसकी इकॉनमी का, जैसे कि पूरे दुनिया में खासतौर से अमेरिका, चीन आदि में जो है विकास दर स्लो डाउन है, मंदी तो नहीं कहेंगे लेकिन स्लो डाउन हो रहा है, विकास ग्रोथ रेट कम हो रहा है। इसके बावजूद भी भारत का, तो अगर कम हो रहा है तो भारत का निर्यात कम हो रहा है, लेकिन चूंकि भारत की इकॉनमी ज़्यादातर घरेलू मांग पे निर्भर है, यहाँ पे देखिए GST बढ़ रहा है,
यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स के आंकड़े बढ़ रहे हैं। दूसरा क्या है कि रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद खाद्य संकट, खाद्य का तेजी से मतलब खाद्य कीमतों का ज़्यादा होना, और ऊर्जा संकट, ऊर्जा कीमतों के ज़्यादा होने के बावजूद भी भारत जो है अपने वृद्धि को बनाए रखने, अपने ग्रोथ रेट को मेंटेन रखने में सक्षम हो रहा है। उसके पीछे जो कारणों में है कि जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था, अगर देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था घरेलू मांग पे प्रेरित है, घरेलू मांग पर ज़्यादातर आधारित है, ठीक है, ज़्यादातर आधारित है। दूसरा अगर देखा जाए कि भारत में सरकार और निजी क्षेत्र का जो निवेश है, उसको जैसे चक्री निवेश कहते हैं, वो एक बेहतर स्थिति में है। यानी कि निवेश की स्थिति बेहतर स्थिति, ये दूसरा कारण है। और क्या कारण है? एक घरेलू मांग, दूसरा निवेश का बेहतर स्तर, और यहाँ पे जो है जो लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, संस्थाएं हैं, बैंकिंग तंत्र, वित्तीय तंत्र, वो बहुत बेहतर काम कर रही है। वित्तीय तंत्र बहुत ही बेहतर काम कर रही है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, और साथ में जो यहाँ पे उत्पादक हैं उनका मनोभाव बढ़ा हुआ है। ऐसे में भारत जो है विश्व की अर्थव्यवस्था में एक ब्राइटनिंग स्पॉट के रूप में उभर रहा है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, नेविगेटिंग द स्टॉर्म में कहा है कि पूंजीगत व्यय को बढ़ाने पर सरकार के फोकस ने 22-23 की पहली छमाही में घरेलू मांग का समर्थन किया है। यानी सरकार लगातार पूंजी मांग पे बल देती जा रही है, ठीक है। देख लीजिए, विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर, भारत के कंट्री डायरेक्टर अगस्तानो कोमे ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ते बाहरी वातावरण के प्रति उल्लेखनीय रूप से लचीली रही है और मजबूत माइक्रो इकोनॉमिक्स फंडामेंटल के इससे अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अच्छी स्थिति में है। जैसे क्यों बेहतर स्थिति में? जैसे कि एक तो घरेलू मांग है, दूसरा क्या हुआ, ऊर्जा का संकट है, ऊर्जा बढ़ी। भारत ने अपनी रूस के प्रति, आपको पता होना चाहिए, जब रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था उस समय भारत 0.2% अपने ऊर्जा एनर्जी इंपोर्ट का 0.2% रूस से लेता था। आज रूस से अपने कुल ऊर्जा आयात का 24% ले रहा है और डिस्काउंट रेट पे ले रहा है। इस डिस्काउंट रेट का फायदा ये हुआ है कि भारत जिन देशों से एक साल पहले तक कहता था, खाड़ी के देशों से, ओपेक कंट्री से, कि आप, जबकि उनसे हमारे कई दशकों से अच्छे संबंध रहे हैं, तेल खरीदने लेने, अन्य आधार पे भी बेहतर सांस्कृतिक भी संबंध रहे, कहता रहा है कि हमें एशिया के आधार पर डिस्काउंट दो, लेकिन वो मना कर देते थे। लेकिन रूस से इतना डिस्काउंट मिल रहा है और भारत रूस के तेल का इतना तेजी से आयात कर रहा है कि उन देशों को भी मांग भारत की तरफ से कम हो गई, तो वो खुद भी तैयार हो गए कि हम भी आपको डिस्काउंट रेट पे तेल देने के लिए तैयार हैं। आपको पता होगा कि अक्टूबर में ओपेक ने अपने तेल के उत्पादन में कटौती किया था कि हम 20 लाख बैरल यानी 2 मिलियन बैरल पर डे कम करेंगे, क्योंकि उनको लग रहा था कि आगे मांग कम होगी, क्योंकि अमेरिका में भी मंदी दिख रही है, चीन में भी मंदी दिख रही है। ऐसे में उनको लगा कि मांग कम होगी, कमी किए ताकि उनका $100 के आसपास का रेट हो। लेकिन जो देखा गया कि 3-4 महीने में जो अप्रैल में $100 के आसपास भारत का इंपोर्ट पर बैरल पड़ रहा था, वो एक्चुअल में अक्टूबर आते आते $70 के आसपास पड़ने लगा है। और आपको ये जानकर आश्चर्य भी होगा और खुशी भी होगी कि भारत सिर्फ रूस से जो है तेल आयात करके ही प्रति माह लगभग $4 अरब, 4.5 बिलियन डॉलर रुपए बचा रहा है। यानी कि अगर साल भर में देखा जाए तो लगभग 50 से 60 अरब डॉलर, यानी कि लगभग 4 लाख करोड़ डॉलर, मतलब 4 लाख करोड़ रुपए भारत
सिर्फ रूस से ऊर्जा आयात करके, एनर्जी आयात करके कर ले रहा है। ये क्या बताता है? हमारी नीतियों का रिसाइलेंस बताता। हमने अपने आर्थिक हितों को, अपने आर्थिक इंटरेस्ट को पैरामाउंट रखा। जैसे कि हमारे विदेश मंत्री ने भी कहा, हमारे पेट्रोलियम मंत्री ने भी कहा कि हर देश का अधिकार है कि अपने लोगों को, अपने लोगों के विकास के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए जहां से भी उपलब्ध हो सके सस्ता और सुलभ ऊर्जा संसाधन उपलब्ध कराए। भारत ने वही किया। और ऐसे में ही आप देख रहे हैं ना, तो ये सारी क्या बताती है कि हमारी नीतियां, हमारी अर्थव्यवस्था रिसाइलेंस है। अगर टर्मोइल आया है, समस्या भी आया है, तो वो उसके अगेंस्ट हमारी नीतियां मजबूत हैं और हम मजबूती से, डट से उसका सामना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बताया कि और उभरती अर्थव्यवस्थाओं से हमारी स्थिति बेहतर है। अगर G20 की अर्थव्यवस्थाओं के आधार पर देखा जाए तो इस साल 22-23 में सिर्फ सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था भारत से तेज गति से बढ़ रही है, बाकी सारी अर्थव्यवस्थाओं की ग्रोथ रेट हमसे कम है। और अगर यही 23-24 के 2 साल, अगले 2 साल की बात करें तो जरूर भारत का अर्थव्यवस्था कुछ कम होगा, क्योंकि बेस इफेक्ट आएगा और आगे आने वाला फ्यूचर में, चूंकि ज़्यादा दूर फ्यूचर रहता है तो लोग ज़्यादा सस्पेक्टिव, यानी ज़्यादा थोड़ा सा डर के अंदाज़ा लगाते हैं। अभी वर्ल्ड बैंक ने 1-2 महीने पहले ही 6.5% किया था 7% से, लेकिन अब बढ़ा के 6.9% कर दिया। लेकिन सब कुछ सही रहा तो एक्चुअल ये इससे बेहतर आएगा। हालांकि अभी आरबीआई का नीचे डेटा देखेंगे, वो मान रहा है कि नहीं 6.6% के आसपास रहेगा। ठीक है, तो आरबीआई के डेटा से ज़्यादा वर्ल्ड बैंक हमें बता रहा है। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। उनसे जब प्रश्न पूछा गया इन्हीं कंट्री डायरेक्टर से कि क्या भारत का ग्रोथ जॉबलेस ग्रोथ अनुभव नहीं कर रहा है, कि अर्थव्यवस्था तो बढ़ रही है, जॉब उस तरह से, नौकरियां उस तरह से नहीं बढ़ रही हैं, तो उन्होंने कहा, यानी कि नौकरियां, उन्होंने कहा नहीं नौकरियां बढ़ रही हैं लेकिन ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर्स में बढ़ रही हैं। ठीक है, ऐसे में बस नीति को ये ध्यान रखना होगा। कुछ ये जो सुझाव मान लीजिए कि नीति को ये ध्यान, नीति नियंताओं के, यानी सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि भारत किन क्षेत्रों पर काम दे। अक्षय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन अर्थव्यवस्था। पिछले वीक में अभी एक न्यूज आई थी, चर्चित हुई थी कि कूलिंग इंडस्ट्री के लिए भारत अगले 20-30 सालों में, भारत जो है अगर देखा जाए तो $1 ट्रिलियन के ज़्यादा का निवेश आएगा और 35 लाख से ज़्यादा रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। कूलिंग यानी एसी, रेफ्रिजरेटर आदि में इतना अगर डिमांड होगा, अगर जलवायु परिवर्तन के कारण, अगर भारत ने ग्रीन एनर्जी पर काम किया तो। ठीक है, तो ये यही बात कह रहे हैं कि अगर इस पर ध्यान रखेंगे तो ये जो जॉबलेस ग्रोथ है अभी इनफॉर्मल सेक्टर में है, आप रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन इकोनॉमी पर ध्यान दे के आप इसको फॉर्मल में बना सकते हैं। और ये ग्रोथ जो है, जिसको अभी आप, चूँकि फॉर्मल में उतना नहीं निकल रहा है, तो उसको आप फॉर्मल सेक्टर में भी बढ़ा सकते हैं। और विश्व बैंक ने कहा कि इसी विश्व बैंक में उम्मीद की गई है रिपोर्ट में कि 2023-24 में, यानी 22-23 के लिए तो उन्होंने जो आंकड़ा दिया है कि 6.9% रहेगा, 6.9%। 23-24 के लिए ये थोड़ा कम हो जाएगा, इसकी आंकड़ा किया है 6.6%। 23-24 यानी अगले साल के लिए ये 6.6% रहने की है, क्योंकि चीज़ें हैं कि अभी और समस्या हो रही है। एक खास बात जो और उसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि यूएसए के ग्रोथ रेट में अगर 1% की नेगेटिव कमी आती है, यानी कि यूएसए में अमेरिका के विकास दर, यानी अमेरिका का मान लिया विकास दर 3% है, भारत का विकास दर 7% है। सपोज दैट अगर अमेरिका का विकास दर किसी कारणवश 2% हो जाता है तो उसके प्रभाव के रूप में विश्व बैंक का मानना है कि भारत के विकास दर में 0.4% की कमी दिखाई देने लगती है, अमेरिका के विकास दर का 1% कमी होने से। यानी जो इसलिए चूंकि अमेरिका में भी मंदी है, तो यानी अमेरिका का 1% कम होना इंडिया में 0.4% कमी को क्या कर देगा, दिखाने लगता है। ये रिलेशंस देखा गया, ये कोई सिद्धांत नहीं है, लेकिन जो अध्ययन विश्व बैंक ने पाया वो ये पाया कि अगर यूएसए के ग्रोथ रेट में 1% की कमी हो रही है
तो ये भारत के ग्रोथ रेट में 0.4% की कमी दिखा सकता है। ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। इसमें आरबीआई ने अभी हाल ही में जो है 7 दिसंबर को इसने अपना मॉनेटरी हर 2-2 महीने पे मॉनेटरी पॉलिसी लाता है, उसका वक्तव्य वहाँ के आरबीआई के गवर्नर ने दिया है। उन्होंने उनमें कुछ बातें की है, जैसे कि आरबीआई अभी भी मुद्रास्फीति पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, बल्कि ब्याज दर को लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद ये रेपो रेट को कम करे ताकि ब्याज दर सस्ता हो, और ब्याज दर सस्ता होगा तो निवेश बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा। लेकिन चूंकि आरबीआई अभी भी मान रहा है कि उसके लिए जो टॉलरेबल लेवल है, जो सहनीय सीमा है मुद्रास्फीति की, वो 6% से ऊपर है, 6% से ऊपर बना हुआ है। ऐसे में अभी भी आरबीआई ने इसमें नीतिगत रेपो में यानी रेपो रेट में 0.35 आधार अंक किया है, और ये हो गया है 6.25%। आपको पता होगा कि रेपो रेट वो रेट होता है जिस पे आरबीआई क्या करता है, बैंकों को लोन देता है। आरबीआई बैंकों से लोन देता है। बैंक क्या करते हैं, उनको अगर पैसे की ज़रूरत होती है तो एक तो जमा आता वो लेते हैं, दूसरा क्या करते हैं कि वो आरबीआई से ऋण लेते हैं। अभी आरबीआई 6.25% पे तो स्वयं बैंकों को ऋण देगा। इससे ये होगा कि बैंक जो ऋण आगे देंगे उस पे निश्चित रूप से वो महंगा होगा। तो मार्केट में, जैसे अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी यानी रुपए की कमी होगी। रुपए की कमी होने से क्या होगा कि मांग कुछ कम होगा, इससे अर्थव्यवस्था कुछ कूल होगी, यानी कूलिंग डाउन, यानी डिमांड थोड़ा सा कम होगा, जिससे क्या होगी कि मुद्रास्फीति दर नियंत्रित होगी। इसका नकारात्मक परिणाम क्या होगा कि जैसे इसका ये है कि जो उस तरह के ऋण जो हैं, जैसे जो लग्जरी चीज़ों के लिए लिया जा रहा है या उपभोक्ता चीज़ों के लिए लिया जा रहा है, निश्चित रूप से उससे जो है ज़्यादा हो जाने पे लोग थोड़ा सा हतोत्साहित होते हैं, तो मांग कम हो जाती है। लेकिन जो ज़रूरी तरह के निवेश हैं, जैसे घर आदि, ये सब चीज़ें जो हैं, उनमें जो है उनका दर बढ़ने से जो है कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचती है। आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना, उसका जो है बड़ा बैलेंसिंग एक्ट होता है। उसका ध्यान मुद्रास्फीति के नियंत्रण और विकास, हालांकि बैंक के रूप में ये माना गया कि वो मुद्रास्फीति पर भी ध्यान दे, लेकिन विकासशील देशों में उससे आरबीआई के मौद्रिक पॉलिसी से ये उम्मीद की जाती है कि वो विकास पर भी बल दे। विकास पर जब बल देना यानी कि अर्थव्यवस्था में जो ब्याज दर है उसको इस तरह से मुद्रास्फीति की इस तरह से न करे, इतना टाइट न करे कि विकास ही प्रभावित होने लगे। इसीलिए सरकार ने उसको टॉलरेबल लेवल दिया कि 4+-2। चूँकि अभी उससे काफ़ी ऊपर चल रहा है लगातार, ऐसे में आरबीआई ने अभी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी पर ही बल दिया है और रेपो रेट को बढ़ा के 0.35 बढ़ाया है, जो 0.9 से 6.25% हो गया है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, रेपो रेट कम होने से ब्याज दर में कम राहत मिलती है और रेपो रेट बढ़ने से ब्याज दर महंगा हो जाता है। ठीक है, और क्या कहा है, इसी में आरबीआई ने अपने वक्तव्य में कुछ भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में कुछ आंकड़े दिए हैं। जैसे अभी विश्व बैंक का आपने देखा था कि ग्रोथ रेट विश्व बैंक ने कहा 6.9% होगा। आरबीआई ने बताया, गवर्नर ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में 2022 में अर्थव्यवस्था में 6.8% की दर से वृद्धि होने का अनुमान है, यानी जो विश्व बैंक ने माना उससे 0.1% कम। ठीक है, और जैसे कि पहली तिमाही में 13 पॉइंट समथिंग था, दूसरी तिमाही में 6.3 है, तीसरी तिमाही में 4.4% और चौथी तिमाही में 4.2% का अनुमान लगाया है। और इस सबको जब जोड़ा गया है तो ये मान रहा है कि 22-23 में भारत की ग्रोथ रेट 6.8% प्रोजेक्ट है, अनुमान लगाया है। ठीक है, और इस 6.8% के बावजूद भी भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ठीक है, और 23-24 के लिए पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी दर 7.1% बढ़ेगी और दूसरी तिमाही के लिए 5.9%, यानी कि अगले
4 तिमाही, अगले 4 तिमाही यानी 12 माह के लिए जो प्रोजेक्ट किया है उसमें नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक के लिए 4.4% और जनवरी से मार्च के लिए 4.2%, मार्च से अप्रैल के लिए 7.1, मार्च अप्रैल से जो है जून के लिए 7.1 और जून से अक्टूबर के लिए 5.9 अनुमानित है। ठीक है, और क्या कहा है, मुद्रास्फीति के संबंध में कहा है कि 22-23 के लिए, मुद्रास्फीति के संदर्भ में कहा है कि 22-23 के लिए मुद्रास्फीति 6.7% रहेगा, यानी जो 6% की हमारी सीमा है उससे ज़्यादा है, यानी ये चिंता का विषय है। और क्या कहा है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि सहनशील बनी हुई है और मुद्रास्फीति के कम होने की उम्मीद है, लेकिन मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ाई खत्म नहीं हुई है। और क्या कहा है कि जो डॉलर है, अमेरिकी डॉलर की मजबूती के प्रकरण में कहा है कि जो अमेरिकी सख्त नीतियां हैं उसके वजह से डॉलर मजबूत हो रहा है, इसलिए रुपए घट रहा है। लेकिन अगर हम और मुद्राओं के संदर्भ में देखें तो भारतीय रुपया और मुद्राओं से मजबूत ही हुआ है। उसी तरह से इसमें कहा गया है कि अक्टूबर 2022 में 21 अक्टूबर 2022 में 524 बिलियन अमेरिकी डॉलर से हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ के 2 दिसंबर 2022 को 561 बिलियन डॉलर हो गया है। और भारत का जो बाहरी ऋण है वो भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों से बेहतर है। ठीक है, तो चलो अब ब्रेक लेते हैं 15 मिनट का, फिर उसके बाद मिलते हैं।